नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार। मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे। इस हफ्ते कुछ अलग अलग तरीके की खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। पहली खबर राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए एक छोटे कलेक्टर की है, जिन्होंने अपनी कुर्सी पर अंगद की तरह पैर टिका कर रखा है। बड़ी कोशिश हो रही है उन्हें हटाने की, लेकिन अभी कोई हटा नहीं पाया उन्हें। दूसरी खबर हमारी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी हुई है, जहां एक नौकरशाह के रिटायरमेंट का दिन उसके विभाग के अफसर उंगलियों पर गिन रहे हैं। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के उस बाहुबली सांसद के जिले से, जहां की चर्चा आपने दिल्ली से लेके लखनऊ तक सुनी होगी। चौथी खबर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से होगी और पांचवी खबर आजम खान साहब से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं अपना शो सरकार। नमस्कार। हमारी पहली खबर लखनऊ से जुड़े एक छोटे कलेक्टर से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में सरोजनी नगर तहसील के जो एसडीएम साहब हैं, वो अपनी कुर्सी पर अंगद की तरह पांव जमाकर बैठे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 बैच के पीसीएस अफसर सरोजनी नगर एसडीएम के तौर पर तैनात हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके बैच के उत्तर प्रदेश के लगभग सारे अफसरों का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद उनकी तैनाती भी हो गई। कहीं कोई सिटी मजिस्ट्रेट बन के चला गया, तो कहीं कोई किसी अन्य पद पर तैनात है। लेकिन ये वाले साहब अंगद की तरह अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। हालांकि कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई हफ्ता ऐसा बीतता नहीं है जब इस तहसील से जुड़ी कोई ऐसी खबर ना आए, जब पता चले कि एसडीएम साहब का या वहाँ के वकीलों का वहाँ के नेताओं का कुछ आपस में वाद विवाद ना हुआ हो। अभी एक दो दिन पहले ही एक घटना सामने आई जिसमें बताया गया कि एसडीएम साहब सिर्फ अपने इंटरेस्ट का काम तहसील में कर रहे हैं और जो पूरा अधिवक्ता संघ था वो काफ़ी नाराज़ था, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया उसमें। इसके अलावा बहुत सारी और खासियत भी है इस तहसील की, इस एसडीएम साहब की। इस तहसील की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि सरोजनी नगर तहसील जो है उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों से अगर तुलना करें तो सबसे कमाऊ तहसील मानी जाती है। कमाऊ का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अब एसडीएम साहब से जुड़ी एक और घटना आपको बता रहे हैं। जैसे हम जब आमतौर पर हम किसी एसडीएम या इस तरह के किसी अफसर की खबर इस शो में नहीं ले आते, लेकिन इस खबर को लाने का मकसद ही यही है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमाऊ तहसील और वहाँ पर एक अगर जो विधायक हैं इस समय सरोजनी नगर, उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। इस विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं उनका नाम है राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह एक आईपीएस अफसर थे और उन्होंने पहले अपने रिटायरमेंट के पहले ही समय से वीआरएस लिया और उसके बाद वो विधायक बने। बताया जाता है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने उनसे ये निवेदन किया था कि सरोजनी नगर तहसील में एक किसानों के लिए मंडी बनाई जाए, जिसमें जो तमाम किसान हैं वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें। लिहाजा मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र भी लिखा गया। वो पत्र मंडी परिषद को गया। मंडी परिषद ने फिर वो लखनऊ के जिलाधिकारी को भेजा और लखनऊ के जिलाधिकारी ने फिर उसे एसडीएम सरोजनी नगर को भेजा। लेकिन बताया जाता है कि एसडीएम साहब जो कि अपने काम धाम में इतना मस्त रहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय
के द्वारा भेजा गया वो पत्र भी उन्होंने कहीं दबा के रख दिया। मतलब आप जमीन तो छोड़िए, कभी आज तक जमीन ढूंढने ही नहीं निकले, क्योंकि उसमें यही कहा गया था कि जिला प्रशासन या जो एसडीएम है उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा जब कोई विकास का काम होता है तो उसके लिए जब सरकार को जमीन की आवश्यकता होती है तो उप जिलाधिकारी स्तर का ही जो अफसर है वो जमीन उपलब्ध कराता है। लेकिन बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि महीनों बीत गए, आज तक मुख्यमंत्री कार्यालय के उस पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिलहाल हमारी खबर चलाने का मकसद भी यही है कि शायद हो सके कोई जिम्मेदार अफसर हमारा ये प्रोग्राम देखे और जो तमाम लोग वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं एसडीएम साहब की वजह से, उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए। हमारी दूसरी जो खबर है वो भी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से ही जुड़ी हुई है। दरअसल इस साल उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नौकरशाह रिटायर हुए हैं जिनका नाम सुनकर उनके विभागों के जो मठाधीश होते थे उन्हें कपकपी आ जाती थी। ऐसे ही एक अफसर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जिसके रिटायरमेंट के दिन न जाने कितने दिनों से उस विभाग में तैनात अफसर उंगलियों पर गिन रहे थे। दरअसल अब उस अफसर की काबिलियत आप समझिए, जब उसने उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग का कामकाज संभाला था तब एक साल में उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को 17,000 करोड़ रुपए का राजस्व देता था। ये बात 4 साल पहले की है। उस अफसर का भी नाम बता दें, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर एसीएस आबकारी संजय आर भूसरेड्डी की। संजय आर भूसरेड्डी 1989 बैच के अफसर हैं और इसी महीने उनका रिटायरमेंट है। तो आप समझिए कि जिस अफसर ने जब कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग का जो राजस्व में योगदान था वो 17,000 करोड़ का था। लेकिन पिछले 4 सालों में आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अब यही विभाग जो कभी उत्तर प्रदेश सरकार को 17,000 करोड़ का राजस्व देता था, उस विभाग को संजय आर भूसरेड्डी ने 54,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। मतलब आंकड़ा 4 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, आप अंदाजा लगाइए। फिलहाल ये तो हो गई उनके कामकाज के बारे में जो मैंने बताया आपको कि वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं वो उनके रिटायरमेंट का दिन उंगलियों पर क्यों गिन रहे हैं, ये भी जानना चाहिए आपको। दरअसल संजय आर भूसरेड्डी ने अपने करीब 4 साल के कार्यकाल में आबकारी विभाग के करीब 50 से अधिक अफसरों को सस्पेंड किया। पहले उत्तर प्रदेश में एक समस्या होती थी जहरीली शराब की। आपने सुना होगा जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब भी बहुत सारी खबरें आई, मेरठ से आई, कानपुर से आई, पड़ोस के जिले बाराबंकी से आई, बहुत सारी ऐसी खबरें आई होंगी और आपने सुनी होगी कि जहरीली शराब से जो ग्रामीण होते थे वो कहीं जाते थे, खरीदते थे, पीते थे, उनकी मौत हो जाती थी। और ये आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। अगर इस आंकड़े को आप निकालेंगे तो एक एक बार में 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। लेकिन संजय भूसरेड्डी ने एक फार्मूला अपनाया और जहां पर भी जहरीली शराब से एक भी आदमी मरता था उस जिले के सारे अफसरों को संजय भूसरेड्डी ने सस्पेंड करना शुरू किया। करीब 50 ऐसे अफसर हैं जो पिछले 4 सालों में संजय आर भूसरेड्डी ने जिन्हें सस्पेंड किया। उसमें से जिले के जिला आबकारी अधिकारी स्तर के भी अफसर होंगे, उसमें ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के भी अफसर होंगे, उसमें जो निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर लेवल के जो अफसर होंगे वो भी होंगे। तो ये संख्या करीब 50 के आसपास है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये समझिए कि हर चीज़ की का एक नियम होता है, एक कानून होता है। नियम है कि कुछ दिन अगर आपको सस्पेंड किया भी जाता है तो आपके खिलाफ विभागीय जांच होती है, उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट लगती है, उसमें आप दोषी सिद्ध होते हैं या नहीं सिद्ध होते हैं, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि इन 4 सालों में न जाने कितने अफसरों को संजय आर भूसरेड्डी ने सस्पेंड किया और आज तक वो लोग बहाल नहीं हो पाए हैं। अमूमन किसी विभाग में अगर आप देखेंगे कि किसी अफसर ने अगर किसी को सस्पेंड कर दिया तो बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं और अपने निलंबन को जायज़ नाजायज़ ठहराते हैं और बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं और फिर कोर्ट की तरफ से आर्डर ले आते हैं और लेकर आते हैं और फिर उनका निलंबन वापस हो जाता है।
लेकिन इस अफसर का खौफ समझिए कि 4 साल जब तक ये आबकारी विभाग में तैनात रहा, तब तक इसके निलंबन के विरुद्ध यानी इसके आर्डर के विरोध में कोई आज तक कोर्ट भी नहीं गया। तो फिलहाल अब भूसरेड्डी साहब इस महीने रिटायर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के काफ़ी भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते हैं। और आपने याद होगा कि जब कानपुर का बिकरू कांड हुआ था तो उस समय भी सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसमें भी संजय भूसरेड्डी सदस्य थे। और पिछले साल जब सूबे में जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके हंगामा मचा हुआ था, आपको याद होगा, स्वास्थ्य विभाग में, लोक निर्माण विभाग में खूब सारे तबादले हुए थे, उसमें खूब सारी अनियमितताएं हुई थी और उसमें भी मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक जांच कमेटी बनाई थी, उसमें भी संजय आर भूसरेड्डी का नाम था। कुल मिला के कह सकते हैं कि सीएम के अच्छे अफसरों में गिने जाते हैं संजय भूसरेड्डी, जो इस महीने रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद कम से कम उन 50 से ज़्यादा अफसरों के चेहरे पर इस बात की खुशी है कि चलो भूसरेड्डी साहब जा रहे हैं तो कम से कम हम लोगों का जो सस्पेंशन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल देखिए इसके बाद कौन आता है इस विभाग में, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा इतिहास बनाया संजय आर भूसरेड्डी ने, जिन्होंने 4 सालों में 17,000 करोड़ के राजस्व को 54,000 करोड़। हमारी अगली खबर यूपी के एक बाहुबली अफसर से जुड़ी हुई है, यूं कह लें आप। दरअसल आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में यूपी के एक बाहुबली सांसद को लेके बड़ा घमासान चल रहा था। वो जिस फेडरेशन के अध्यक्ष थे उसी फेडरेशन के खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अब जाके उस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। यह खबर उन्हीं के जिले से जुड़ी हुई है, उन्हीं के जिले से जुड़े हुए एक अफसर से है। दरअसल मामला ये है कि एक अफसर जिन्होंने गाजियाबाद से अपना सफ़र शुरू किया था, गाजियाबाद से संत कबीर नगर गए, संत कबीर नगर से प्रतापगढ़ होते हुए आजकल वो गोंडा पहुंचे हैं। गोंडा में हालांकि उनके आराम तलबी की ही खबरें आती हैं जो तमाम लोग बताते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में जो पत्रकार हैं बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि बताया जा रहा था कि जैसे अभी कुछ दिन पहले जब निकाय चुनाव हुए थे तो भी वहाँ पर साहब बड़े आराम से थे, जिले के जिलाधिकारी दौरा करते थे और उनका जो निचले स्तर का अफसर था वो डीएम के साथ लगा देते थे और वो डीएम के साथ चुनावी दौरे करता था, वो साहब गायब होते थे। लेकिन पता नहीं क्या सूझा उनको, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले की बात है, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, कि एकाएक एक्टिव हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो जरा देख लेते हैं भाई जिले की कानून व्यवस्था कैसी है, उनके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी है, तो निकल पड़े। जैसे वो पहुँचे तो कलेक्ट्रेट परिसर में बताया जाता है कि जो जिला अभियोजन अधिकारी का कार्यालय है, निरीक्षण करते करते वहाँ पहुँच गए। समय करीब 11 का बज रहा था जैसा कि बताया गया, और बताया जाता है कि अभियोजन विभाग के दफ्तर में कोई अफसर मौजूद नहीं था। अब लिहाजा साहब बिगड़ गए, काफ़ी गर्म हुए, काफ़ी लाल पीले हुए, और बताया भी जाता है कि जो वहाँ पर जेडी लेवल का एक अफसर था उससे बड़ी ज़बरदस्त हाथ टाक हुई। मतलब बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि मतलब मामला पटका पटकी तक पहुंचने वाला था। मतलब हो सकता है कि आप दो चार घूसे चलने ही वाले थे, लेकिन तब तक किसी ने समझाया कि साहब देखिए ये जो विभाग है, अभियोजन वाला विभाग है, वो हम लोगों के अंडर में नहीं आता है, ये कलेक्टर को रिपोर्ट करता है। टेक्निकली अब क्या है थोड़ा सा आप भी जानने की कोशिश करिएगा। तो फिर जाके किसी तरह से ये मामला शांत हुआ और साहब ने किसी तरह से अपना गुस्सा कम किया और वहाँ से निकले। लेकिन अब भाई वो जो अभियोजन विभाग के जो तमाम कर्मचारी थे वही पट्टे डीएम को रिपोर्ट करते थे। उन्हें मालूम था कि साहब कुछ भी हो, इनसे बड़े तो डीएम साहब ही हैं और हम उनके कर्मचारी। तो वो भी अपना रोना लेके डीएम साहब के पास पहुँचे कि भाई देखिए हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और बड़े वाले साहब आए थे महकमे के, उन्होंने बड़ा बेइज्जत किया, बड़ा फटकारा, बड़ी लताड़ लगाई, और आपको कुछ करना चाहिए। तो फिलहाल डीएम साहब जो कि बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने समझा बुझा के किसी तरह से मामले को शांत किया और कहा कि बताया ये भी आ रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अगर ऐसी शिकायत है आपकी साहब के बारे में तो आप एक लिखित में हमें कुछ दे दो, हम देखेंगे, ऊपर बात करेंगे, अगर कुछ हो सकता है तो उसका निदान निकालेंगे।
लेकिन फिलहाल अब बताया जा रहा है कि मामला शांत है, लेकिन पूरे जिले में, और जिले से निकल के क्या जिले की बात कर रहे हैं, अभी लखनऊ में भी मुझे कल परसों कुछ पुलिस के एक दो अफसर मिले थे, वो भी बता रहे थे कांड की चर्चा लखनऊ तक है। और जैसा कि अब साहब की बात करें तो साहब का भी लोग बता रहे हैं कि अब जिले में मन लग नहीं रहा है, और देर सवेर जो लिस्ट जारी होती है ना शाम को, रात में 12 बजे के बाद कभी कभार, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि देर सवेर उनका भी नाम लिस्ट में आ जाए, क्योंकि उस ज़िले में साहब रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी जो ये एक्टिवनेस वाली खबर थी वो कहीं ना कहीं गोंडा से लेके लखनऊ तक पहुंच गई और हमने आपको बताई। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई है। दरअसल महकमा ही ऐसा है, चर्चा हो ही न जाती है किसी न किसी बहाने। इस बार भी बहुत ज़बरदस्त चर्चा हो रही है लोक निर्माण विभाग में। तमाम इंजीनियर्स आते हैं, इंजीनियर ही प्रमोट होकर विभागाध्यक्ष बनते हैं, और मौजूदा जो विभागाध्यक्ष हैं वो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, यानी 31 तारीख को साहब रिटायर हो जाएंगे। और जैसा कि प्रावधान है कि इस सरकार में खाली हो रहा है ऐसा कि जो सबसे सीनियर लेवल का अफसर होता है एएनसी लेवल का, उसे ही एचओडी बनाया जाता है। लेकिन इस बार जिसका नंबर है उसको लेके थोड़ा सा आजकल तरह तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। ऐसी कुछ कहानियां हमें भी पता चली जिसे हमने सोचा आपसे शेयर करें। दरअसल बताया जाता है कि मौजूदा साहब जो एचओडी बनने की लाइन में हैं और सबसे जो प्रबल दावेदार हैं, उनकी छवि थोड़ी ठीक नहीं है। ऐसे ठीक नहीं है कि मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई साहब जब हरदोई में थे तो हरदोई में उन्होंने दो टैंकर टारकोल पी लिया, मतलब पी लिया नहीं, मतलब बेच दिया था। तो उसके बाद उसकी शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद साहब निलंबित हुए, काफ़ी समय तक निलंबित रहे, फिर जाके किसी तरह से वो बहाल हुए और फिर उन्होंने कामकाज किया। तो मतलब उनका जो पूरा पिछला कामकाज है, इतिहास है, वो बड़ा गड़बड़ रहा है। और इस वक्त मौजूदा स्थिति में पता किया कि अब देखा जाए भाई अगर विभागाध्यक्ष बनना है तो इस समय उनका कामकाज क्या चल रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि साहब मतलब वो 2 महीना पहले से ही उन्होंने अपने आप को विभागाध्यक्ष मान लिया है। अपने अफसरों, अपने कमरे में उन्होंने मना कर दिया कि भाई देखो अधिशासी अभियंता स्तर का कोई अफसर मेरे कमरे में नहीं आएगा। उसके अलावा जो भी उनके पास काम काज है उसकी बड़ी गहन समीक्षा करते हैं। अगर कोई भी फाइल उनके पास आ जाती है तो उस फाइल पर दस्तखत करने के पहले ये जरूर जाँच लेते हैं कि उस दस्तखत की कीमत क्या है। मतलब ऐसा ना हो कि सामने वाला जो है उनके दस्तखत से कुछ पीछे कमा रहा हो और उसका हिस्सा उनके पास न पहुंच रहा हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस साहब ने कर लिए हैं बतौर एचओडी। बताने वालों ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी में बाकायदे एक अलग तरह की इंटरनल एलईडी लगा रखी है कि जैसे वो गाड़ी में बैठते हैं तो अंदर अंदर जलती रहती है, कि जैसे वो कैंपस में घुसे हैं तो सबको पता चल जाए कि वो साहब आए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी तैयारियाँ उन्होंने कर ली हैं और आश्वस्त हैं कि मौजूदा विभागाध्यक्ष वही, अब अगले विभागाध्यक्ष वही बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी चिंता भी थोड़ा है, लोगों को थोड़ा चिंतित भी हैं जो चाहते हैं कि विभाग ठीक ठाक चलता रहे। कि अगर साहब कुर्सी पे बैठ गए तो इसके पहले एक साहब आए थे जिन्होंने इतिहास बनाया था लोक निर्माण विभाग का, कि जब से विभाग बना है, मतलब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे पुराने विभागों में लोक निर्माण विभाग होगा। आज़ादी के पहले से ये विभाग रहा होगा। तो तब के और आज तक के इतिहास में इस विभाग का विभागाध्यक्ष कभी सस्पेंड नहीं हुआ था। लेकिन पिछले वाले साहब वो इतिहास बना के गए थे। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ सीनियरिटी लेवल को देख के इन्हें विभागाध्यक्ष बना दिया गया तो हो सकता है कि ये वाले साहब उससे भी बड़ा इतिहास इस बार लोक निर्माण विभाग में बना कर जाए। हमारी अगली खबर सूबे की समाजवादी पार्टी से है। दरअसल कई महीनों या यूँ कह लीजिए सालों बाद एक अच्छी खबर आई है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता आजम खान साहब के बारे में। आजम खान साहब की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता जो जिस मामले में गई थी, बताया जा रहा है कि जो हेड स्पीच का मामला उनके ऊपर था, जो वहाँ पे दर्ज कराया था तत्कालीन जिलाधिकारी ने, और उसी के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त हुई। उस मामले में बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब जब कोर्ट ने बरी कर दिया है तो सवाल उठने तो जायज़ हैं। फिलहाल आमतौर पे आजम खान पर कम बोलते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, लेकिन
जैसे ही मामला सामने आया, मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट पे लिखा कि अब बीजेपी के झूठे मुकदमों का सच बाहर आ रहा है और जो अफसर हैं जिन्होंने सत्ता के शह पर इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी मांग की, अखिलेश यादव ने, कि अब चूंकि आजम खान साहब की जो सदस्यता जिस मामले में समाप्त की गई थी, उस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, तो लिहाजा उनकी सदस्यता को भी बहाल किया जाए। फिलहाल थोड़ा सा देर में फैसला आया। अगर निकाय चुनाव के वक्त आता तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसका बड़ा फायदा ले सकती थी, बीजेपी के खिलाफ इसे हथियार बना सकती थी, लेकिन देर से ही आया। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाली है। तो फिलहाल इस हफ्ते हमारे पास इतनी खबरें थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगले हफ्ते फिर कुछ ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो फिलहाल इस हफ्ते